हेलो एवरीवन। प्रैक्टिस एंड रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब के सब कैटेगराइजेशन की बात की है, अर्थात कोटा विथ इन कोटा फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। क्या है यह इशू, आइए हम लोग जानते हैं। पंजाब सरकार ने वाल्मीकि एवं मजहबी सिख्स, ये दोनों जो शेड्यूल कास्ट में आते थे, इनको शेड्यूल कास्ट के कोटा में से इनको कुछ परसेंटेज कोटा देने की बात की। और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट जाती है तो 5 जज के बेंच, जिसे कि जस्टिस अरुण मिश्रा हेड कर रहे थे और बहुत ही जल्द जस्टिस अरुण मिश्रा रिटायर करने वाले हैं, इन्होंने नोट किया और यहाँ आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कि द स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज पार्लियामेंट, मीन्स स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एजुकेशनल एवं एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन ग्रांट कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि जब स्टेट के पास ये पावर है कि वो रिजर्वेशन दे सकती है, तो अगर स्टेट के पास ये पावर होगा कि जो कास्ट है, जो शेड्यूल कास्ट है, इसमें अगर सब कैटेगराइज कर दे तो जो लोग इसमें बेनिफिट नहीं पा रहे उनको भी बेनिफिट मिल सके। ये चीज़ जस्टिस अरुण मिश्रा बोलते हैं। लेकिन इस केस को समझने के लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट और पढ़ा रहा हूँ। द कोटा विद इन कोटा, द बेंच रूल इन द फेवर ऑफ गिविंग प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू सर्टेन शेड्यूल कास्ट ओवर द अदर टू इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल शेड्यूल कास्ट। इस चीज़ को समझ गए कि प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की बात की गई है शेड्यूल कास्ट को अदर शेड्यूल कास्ट के कंपेयर में। ठीक है, प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की बात की गई है और इस केस को उन्होंने लार्जर बेंच को रेफर कर दिया। अभी जो है ये डिसीजन 5 जज के बेंच ने दिया, अब ये लार्जर बेंच में जाएगी। इस जो रेफर किया गया, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि आखिर क्यों रेफर किया गया है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक और केस को डिस्कस करेंगे, चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की घटना हुई है। बिहार ने 2007 में महादलित कमीशन का महादलित कमीशन को सेटअप किया और जिसमें उन्होंने कहा, ठीक है, कि ये कमीशन आइडेंटिफाई करेगी शेड्यूल कास्ट में, ठीक है, कि कौन से कास्ट लेफ्ट बिहाइंड रह गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया, पंजाब में वाल्मीकि और मजहबी केस, जो जिससे कि ये पंजाब वाला केस रिलेटेड है, इसी तरह आंध्र प्रदेश में 57 शेड्यूल कास्ट को सब ग्रुप करके इसको रीऑर्गेनाइज किया गया और जो 15% कोटा शेड्यूल कास्ट का है उसको स्प्लिट अप कर दिया गया, ताकि एजुकेशनल एवं गवर्नमेंट जॉब में उनके पॉपुलेशन के आधार पे, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में उनको रिजर्वेशन दिया जाए। आप समझ गए। लेकिन इस केस को, इस ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस ने 2005 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। क्यों किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में उन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो प्रेसिडेंशियल लिस्ट से में कुछ छेड़खानी कर सके। प्रेसिडेंशियल लिस्ट क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, कि प्रेसिडेंशियल लिस्ट क्या होता है। देखिए, प्रेसिडेंशियल लिस्ट को समझने के लिए आपको आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342, 341 एंड आर्टिकल 342 समझना पड़ेगा। और देखिए, इस केस में जो मैं आपको रिसेंटली बता रहा हूँ, 5 जज की केसेस, 5 जज के बेंच जिसको कि जस्टिस अरुण मिश्रा हेड कर रहे थे, उसने भी बोला है कि यहाँ पे बताइए आर्टिकल 341(2), आर्टिकल 342 और आर्टिकल 342A इससे वायलेट नहीं होगा। तो आर्टिकल 341 क्या है? आर्टिकल 341 में प्रेसिडेंट उन सभी कास्ट को नोटिफाइड करती है जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में आएंगे, और ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। देखिए, इस स्टेटमेंट को यहाँ पढ़िए आप, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट रूल दैट ओनली द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नोटिफाई द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ कास्ट एज शेड्यूल कास्ट। समझ गए कि चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस जो 2005 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ पावर प्रेसिडेंट के पास है कि कौन सा कास्ट को इंक्लूड किया जाएगा और कौन सा कास्ट को एक्सक्लूड किया जाएगा। ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, पावर है, और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही हो सकता है, और ये पावर स्टेट के पास नहीं है। स्टेट डिड नॉट हैव द पावर टू टिंकर द प्रेसिडेंशियल लिस्ट दैट आइडेंटिफाइज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। आप समझ गए। और एक चीज़ को समझिए, इसमें इस केस में ये भी चीज़ कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट को किस तरह से ट्रीट करता है, उसको एक सिंगल होमोजेनियस ग्रुप के तरह ट्रीट करता है। किस तरह के ग्रुप? जिसके साथ हिस्टोरिकली अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की गई है। और ये कहानी
जो शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब की कहानी है ये कम्युनल अवार्ड से शुरू होती है, जब रामसे मैकडोनल्ड ने इनके लिए कम्युनल अवार्ड एससी के लिए, जो एसटी के लिए, जो उस समय के अनटचेबल्स कहलाते थे, ठीक है, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की। फिर पूना पैक्ट आता है 1932 में। आपको पता होगा कि गांधी जी जेल में अनशन पे बैठ गए थे और अंबेडकर को एट लास्टली साइन करना पड़ा, ठीक है, पूना पैक्ट में। और ये पूना पैक्ट का ही स्पिरिट है। पूना पैक्ट में इस सेपरेट इलेक्टोरेट को जब छोड़ा गया, जब सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ा गया, तब फिर आर्टिकल 335 में ये शेड्यूल कास्ट को, जो अनटचेबल्स, उसको क्लेम दिया गया। मैं आपको आर्टिकल 335 पढ़ाना चाह रहा हूँ। देखिए आर्टिकल 335 में क्या लिखा हुआ है। क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट, द क्लेम ऑफ द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स शेल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब ये क्लेम है कि उनको सर्विसेज एवं पोस्ट में उनको ये किया जाए। आप इस चीज़ को समझ गए, ठीक है, ताकि, ठीक है, ट्राइब्स शेल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कंसिस्टेंसी विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। समझ गए, मीन्स ये क्लेम है आर्टिकल 335। इस चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो पहला आर्टिकल जो रिजर्वेशन से एसोसिएटेड है वो आर्टिकल 335 है। मैंने आपको आर्टिकल 341 और 342 बताया कि उसमें क्या बताया गया है। उसमें बताया गया कि प्रेसिडेंट कौन कौन कास्ट को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में मेंशन कर रही है, ठीक है। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा बताया जाएगा। मैं अभी 2005 की केस की बात कर रहा हूँ, ओके। तो ये 2 केस आपने पढ़ लिया। इसके अलावा आर्टिकल 46 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आती है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आती है, इसमें भी देखिए कि ये स्टेट का ड्यूटी है, क्योंकि आपको पता होगा कि डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मीन्स ये स्टेट को एक गाइडलाइन से स्टेट को दिया हुआ इंस्ट्रूमेंशन है, स्टेट को दिया गया एक नैतिक ये है कि स्टेट को जब भी वो पॉलिसी बनाए तो इन सभी चीज़ों को वो ये करे, समझ रहे हैं ना, उनको फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें। तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, ये चीज़ आर्टिकल 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बात की गई है। इसके अलावा आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 जो है और आर्टिकल 16, जब भी रिजर्वेशंस की बात आती है तो ये दोनों आर्टिकल्स का हमेशा बात की जाती है। तो हम लोग इसको चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग फिर से आते हैं जिस केस की हम लोग बात कर रहे थे। और इस केस में कहा गया कि शेड्यूल कास्ट को एक सिंगल होमोजेनियस ग्रुप के तरह देखा जाएगा। इस चीज़ को समझ गए आप लोग। अब आप लोग इस चीज़ को समझिए। और इसमें यह कहा गया इफ़ ऑल शेड्यूल कास्ट आर ट्रीटेड एज वन ग्रुप, समझ गए, अगर सारे शेड्यूल कास्ट को एक ग्रुप के तौर पे आप ट्रीट कर रहे हैं तो सब कैटेगराइजेशन की बात कहाँ से आती है, आप समझ गए। क्योंकि ऑल दिस कास्ट सफर्स सोशल इनइक्वालिटी। ये जो कास्ट है, इनको जो रिजर्वेशन दिया गया है वो उनको सोशल इनइक्वालिटी से वो सफ़र कर रहे थे। अनटचेबिलिटी इनके साथ प्रैक्टिस किया गया, इस आधार पे दिया गया, रिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एडुकेशन एंड सच अदर फैक्टर्स, इन सभी के आधार पर नहीं दिया गया। आप समझ गए। तो ये चीज़ जो है आपका इस केस में बताया गया है कि चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस 2005 में। और इसी केस को आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि एक केस और आता है। उस केस को मैं अभी फ़िलहाल कुछ देर बाद बताऊंगा। फिलहाल अब हम लोग फिर से इस केस में आते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या कहा गया। अब की जो केस आया है, जो आपका थर्सडे 2 दिन पहले आया गया है, इसमें क्या कहा गया कि देखो 2004 के जजमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, ये चीज़ तो मैंने अभी बता दिया आपको, कर दिया गया। और इस बेंच ने रूल किया कि जो परसेंटेजेस इन सब कास्ट को एलोटेट की जाएंगी, ये जो किसी तरह से भी आर्टिकल 341(2), आर्टिकल 342 और आर्टिकल 342(a) को वायलेट नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, इसका उन्होंने तर्क दिया। इस तर्क को आप लोग समझिए। इसने तर्क दिया कि देखो जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट की बात की जा रही है उसमें हम ना इंक्लूजन कर रहे हैं ना उसमें एक्सक्लूजन कर रहे हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इसमें एक सब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं और सिर्फ एक प्रेफरेंस दे रहे हैं। सिर्फ हम प्रेफरेंस दे रहे हैं कि जिस कास्ट को हम लोग सब क्लासिफाई करेंगे, जिसको हम लोग ये करेंगे, उनको हम लोग सिर्फ एक प्रेफरेंस दे रहे हैं कि इनसे पहले उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। इससे किसी भी तरह से आर्टिकल 341 जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इंटरफेयर नहीं हो रहा है। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही है,
आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। एंड यहाँ पे आप लोग समझिए, द कोटा विद इन कोटा में भी मैंने आपको बताया कि प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात की गई है, कि उनको सिर्फ प्रिफरेंस दिया जा रहा है। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और इस केस के बाद एक केस और आता है 2018 में, जर्नैल सिंह वर्सेस गुप्ता केस। देखिए इस केस में क्या कहा गया, वीकर्स ऑफ द वीक एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर विद इन शेड्यूल कास्ट, इस चीज़ की बात की गई। ठीक है, और इसमें कहा गया इस केस में कि जो वीकेस्ट है, शेड्यूल कास्ट में भी जो वीकेस्ट है, उनको कुछ बेनिफिट्स मिलना चाहिए, और उसके अंदर एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट किया गया। लेकिन इस चीज़ को अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिव्यू में डाला हुआ है, और अभी ये केस टोटली पेंडिंग में है। और जो ये केस दिया गया उसमें इस केस को कोट किया गया कि जर्नैल सिंह केस में भी ये चीज़ बोला गया था। आप समझ गए। और अगर आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस, इस केस में क्या कहा गया, इस केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ऑल शेड्यूल कास्ट कैन एंड मस्ट कलेक्टिवली इंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन रिगार्डलेस ऑफ इंटरेस्ट इन इक्वलिटी। मीन्स हम लोग इस शेड्यूल कास्ट को एज ए ग्रुप देख रहे हैं, क्योंकि इनको अनटचेबिलिटी के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है, और जो भी इनको प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया है वो उनको जो अनटचेबिलिटी है जो उनके आधार पे दिया है, किसी तरह के इकोनॉमिक आधार पे, किसी तरह के एजुकेशनल्स के आधार पे इनको नहीं दिया गया। ये चीज़ देखिए, ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में दिया गया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस है, इसमें भी 5 जज के बेंच थे, और जो अभी रिसेंटली जो दिया गया उसमें भी 5 जज के बेंच थे। अब जब दोनों 5 जजेस के हैं तो ये इसके जजमेंट को ओवरथ्रो नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको हायर जज के बेंचेस को रेफर किया गया। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि इस केस को समझने के लिए, ये जो केस है, इस केस को समझने के लिए आपको ये समझना होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ इट रेफर द इशू टू ए लार्जर बेंच टू डिसाइड। ठीक है, अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए बेंच इसके लिए बनाएंगे, फिर इसका ये होगा, तब इसके कुछ डेवलपमेंट का हम लोग पता चलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि इस केस को समझने के लिए चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस को समझना जरूरी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा जो मैंने लाया है, इस चीज़ को समझिए। इंडियन एक्सप्रेस में आया था, ठीक है, कि बिगेस्ट कास्ट सर्वे वन इन फेवर ऑफ इंडियंस एडमिट टू प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी। इसमें एक सर्वे किया गया कि क्या आज के कंडीशन में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है कि नहीं की जाती। और इस सर्वे में पाया गया कि एवरी 4, हर 4 इंडियंस में से एक इंडियन अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है। ठीक है, और इसके डाटा को आप समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है। इसमें बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि क्या आप एक शेड्यूल कास्ट को अपने किचन में आप इंटर करने दोगे, क्या आप यूज योर यूटेंसिल्स, क्या आप यूज करने दोगे। तो इसमें बहुत सारे लोगों में, टोटल 42,000 लोगों के बीच ये सर्वे कराया गया। इसमें पाया गया कि देखिए, बाय कास्ट बताया गया है कि 52% ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि हम लोग किसी न किसी तरीके से आज अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं। फॉरवर्ड क्लासेस 24%, ओबीसी 33%। इस तरह से ओवरऑल पॉपुलेशन का 27% पॉपुलेशन आज भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करती है। ये रिपोर्ट द इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे की है। ओके, मैं यहाँ बता रहा हूँ, इस रिपोर्ट का नाम है द इंडियन, एक सेकेंड, हाँ, द इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे। और इस सर्वे को आपके नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के द्वारा इस सर्वे को पब्लिश किया गया था। और इसमें बाय रिलीजन भी बताया गया कि हिंदू 35% अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं, जैन 30%, सिक्स 23%, क्रिश्चियन 5%, ट्राइबल्स 5%, बुद्धिस्ट 1%। इस तरह से इसने पूरा एक सर्वे लाया, और इसमें स्टेट वाइज भी बताया गया था। और स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रैक्टिस करता है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश 53% अनटचेबिलिटी उनके पॉपुलेशन प्रैक्टिस करती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 50%, छत्तीसगढ़ 48%, राजस्थान 47%, बिहार 47%, उत्तर प्रदेश 43%, उत्तराखंड 40%। और सबसे कम बात करें तो वेस्ट बंगाल में ओनली 1% था। जो सबसे अच्छा आंकड़ा वेस्ट बंगाल का आया था कि मात्र 1% पॉपुलेशन अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करती है। उसके बाद केरला 2% और फिर महाराष्ट्र 4% आती है। तो आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये स्थिति है। तो ये हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इतना चीज़ देख लिया। इसके अलावा मैंने आपको जर्नैल सिंह केस बताया
कि जर्नल सिंह केस में क्या बोला गया है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। अब हम लोग और कुछ फैक्ट्स को देखने वाले हैं, जैसे कि आप इस केस को समझिए। ठीक है, एन.एम. थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, ये केस आप 1976 की केसेस है। इस केस में क्या कहा गया, ये केस में कहा गया कि शेड्यूल कास्ट आर नॉट कास्ट, दे आर क्लास। तो एक आपको बहुत ही हिस्टोरिकली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखने को मिलेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि शेड्यूल कास्ट खुद में कास्ट नहीं है, ये एक क्लास है, और जो भी बेनिफिट्स और जो भी चीज़ दिया जाएगा वो शेड्यूल कास्ट को एज ए क्लास दिया जाएगा। और आज के समय में एक सब कैटेगराइज की बात की जा रही है, तो ये कहाँ तक सही है और कितने दूर तक ये पहुँचेगी, ये तो जब मैं बात कर रहा हूँ 5 जज से 7 बेंचेज की जज बनेगी तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, खैर आपको एक चीज़ जो अभी दिखेगी, देखिए ये सब कैटेगराइज का एक पॉलिटिकल मोटिव भी है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा गया था कि इसके पॉलिटिकल क्या मोटिव हो सकते हैं। इसके पॉलिटिकल मोटिव ये हो सकते हैं क्योंकि आज शेड्यूल कास्ट एज ए क्लास है, और अगर इस क्लास में अगर आपको सब डिवाइड कर दिया जाए तो एक जो वोट पॉलिटिक्स है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। ये भी एक पॉलिटिकल मोटिव इसका हो सकता है। इसके अलावा आज के समय में जो भी जुडिशरी के डिसीजंस दिए जाते हैं उसमें आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा कि आज के जो जजमेंट्स दिए जाते हैं वे मेरिट को प्रेफर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशंस। जो रिजर्वेशंस के प्रिंसिपल्स है, ठीक है, रिजर्वेशंस के डायल्यूशंस के जो प्रिंसिपल है वो आजकल इवॉल्व किया जा रहा है, और मेरिट के आधार पे जो है वो जुडिशरी आजकल प्रेफर कर रही है। ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। अब इसके अलावा मैं और कुछ केसेस को यहाँ डील करना चाहता हूँ। देखिए एक केस था केसी वसंता केस, मैंने अगर बनाया हुआ है, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, मैं देख रहा हूँ। ओके, ये चंपक्कम केस मैं अभी बताने वाला चंपक्कम का। ठीक है, तो सबसे पहले हम वसंता केस की बात करते हैं। केसी वसंता केस में बताया गया कि उसने उस जजमेंट में लिखा कि एफिशिएंसी इज वेरी मच ऑन द लिप्स ऑफ द प्रिविलेजेस व्हेन एवर रिजर्वेशन इज मेंशन्ड। ओके, कि जब भी रिजर्वेशन की बात आती है तो जो प्रिविलेज क्लासेस है उनके मुंह पे, उनके लिप्स पे एक ताला लग जाता है। इसके अलावा 1977 में अशोक कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में, ठीक है, उसके जजमेंट के पारा 1977 के ये केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, अशोक कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस, उसके जजमेंट के पारा 35 में लिखा उन्होंने कि मेरिट एंड इफिशिएंसी इज आर्यन इन रिलेशन टू मोनोपोली। तो हमेशा से ऐसा जजमेंट नहीं दिया गया, एक समय कुछ ट्रेंड अलग था, एक समय कुछ ट्रेंड अलग है, और ये जो जजमेंटल है इसी को हम लोग जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। क्यों? देखिए, क्योंकि जब आपको पता होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कहानी स्टार्ट हुई थी आपकी, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो आपकी कॉम्युनल अवार्ड से स्टार्ट हुई थी, फिर पूना पैक्ट में आता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रिजर्वेशंस दिया जाता है। तो जब रिजर्वेशंस दिया जाता है उसके बाद स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपक्कम दोराईजी केस, ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एक लैंडमार्क डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का माना जाता है। ये केस स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपक्कम दोराईजन केस क्यों माना जाता है? क्योंकि समझिए, क्योंकि ये इस केस का रिलेशन, एक सेकेंड, इस केस का जो रिलेशन है वो फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से है। तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है वो इस केस से रिलेटेड है। और ये केस क्या था, इस केस को अगर आपको समझना है तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि देखिए 1927 में, ये आज़ादी से पहले की बात हो रही है, मद्रास प्रेसिडेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो मद्रास हाई कोर्ट ने एक जजमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर को पास, ठीक है। अब ये ऑर्डर क्या था, इस चीज़ को समझिए। मैं इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए आज जो हम लोग बात करते हैं कि शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया है, शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया गया, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को रिजर्वेशन दिया गया था, क्योंकि जो 1909 से जो कहानी स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मॉर्ले मिंटो, फिर 1919 की केसेस आती है, ठीक है, उसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा जो मैं आपको यहाँ से डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, मद्रास प्रेसिडेंसी की 1927 में जिसने स्ट्रक डाउन किया, उसने किस चीज़ को स्ट्रक डाउन किया था? तो उसमें समझिए कि जो आपके मद्रास प्रोविंसेस थे, मद्रास प्रोविंसेस के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज और जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें एक गवर्नमेंट ऑर्डर, कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर प्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि कहा गया
कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस में हर विथ इन एवरी 14 सीट्स 6 सीट्स नॉन ब्राह्मण हिंदूज को अलॉट किया जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 14 सीट्स में 6 सीट नॉन ब्राह्मण हिंदूज को किया जाएगा, 2 सीट्स बैकवर्ड हिंदूज को किया जाएगा, और यहाँ तक कि 2 सीट्स ब्राह्मण्स को किया जाएगा, 2 सीट्स हरिजन्स को, 1 सीट्स एंग्लो इंडियन और एंग्लो क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियन और इंडियन क्रिश्चियंस को, और 1 सीट मुस्लिम्स को। तो यहाँ पे इस चीज़ की बात की गई थी और इसी केस को इस केस में ठीक है स्ट्रक डाउन किया गया। आप समझ रहे हो? तो द जियो जो गवर्नमेंट ऑर्डर हैड प्रोवाइड्स कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड कॉलेजेस। समझ गए? तो द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट that providing such reservations was in violation of Article 29(2) of Indian Constitution। तो इसने कहा, चंपक्कम दोराइजन केस में इसने कहा कि इस तरह के जो भी रिजर्वेशंस दिए गए, आप समझिए कि चंपक्कम दोराइजन ये खुद में एक अपर कास्ट लड़की थी, ठीक है, और सेकंड चीज कि इसको मेडिकल एग्जामिनेशंस देना भी नहीं था। आज के समय में जो केसेस है उसमें हमेशा देखा जाता है कि अगर आपने केस किया है कि मान लीजिए कोई एग्जाम्स के बिहाफ में आपने केस किया, तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आप उस एग्जाम में बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो। लेकिन उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की जो वैलिडिटी थी और जो सुप्रीम कोर्ट का जो नेचर था, इस चीज़ से आपको पता चलेगा कि ये चंपक दोराइजन जो लड़की थी वो उस एग्ज़ाम में बैठ भी नहीं रही थी, वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, ठीक है। तो उसने ये केस को किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को सुना भी, और उसने इस जो रूल है जो मैंने आपको बताया कि ये जो रिजर्वेशंस जो है नॉन ब्राह्मण्स, बैकवर्ड क्लासेस, हरिजन्स, एंग्लो इंडियंस, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। आप समझ गए? और इसने उस चीज़ को बोला कि देखो आर्टिकल 29(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इससे वायलेट हो रहा है, ठीक है, और आर्टिकल 29(2) वायलेट हो रहा है, तो आर्टिकल 13 के अंदर अगर ऐसा कोई भी प्रोविजंस बनाया जाता है जो फंडामेंटल राइट्स, आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में है, और आर्टिकल 13 में ये कहा जाता है कि अगर कोई भी प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो आर्टिकल 13 के तहत वो नल एंड वॉइड घोषित हो जाएगा। तो इसी के तहत उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया। और इसके अलावा इसमें और एक जजमेंट दिया जाता है जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बहुत ज़्यादा। इसको हम लोग कभी पढ़ेंगे कि इस केस में बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी के ऊपर रखा गया, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर रखा गया। तो ये एक पूरा एक हिस्ट्री भी है, हम लोग पढ़ेंगे गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, इसमें है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी कैसे इनका है, और एट लास्टली इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट करेक्ट भी करती है। और ये जो जजमेंट जिसने दिया था, मुझे शायद अभी नाम याद नहीं आ रहा, तो स्टेट ऑफ मद्रास में तो चंपक्कम दोराइजन जो केस है उसके जज ने भी, जो सीजीआई थे, उन्होंने बाद में कहा, बाद में उन्होंने माना कि हाँ ये जो है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये दोनों जो है इक्वल वैल्यू रखती है। आप समझ रहे हैं? और आर्टिकल 29(2) और इस केस से डॉक्टर अंबेडकर भी इस केस के बारे में कहा था कि आई हैव ऑब्टेन इन द कोर्स ऑफ माय प्रैक्टिस टोल्ड द प्रिसाइड जज, ठीक है। आप ओवरऑल इस चीज़ को समझिए, उन्होंने कहा कि ठीक है अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो मैं उस जजमेंट को फॉलो करूंगा, ठीक है, मैं उस जजमेंट को फॉलो करूंगा, मैं उसको रेस्पेक्ट करूंगा, बट दैट इज द लिबर्टी विच एवरी लॉयर ब्रिंग्स इन द टेल, कि उस जजमेंट रॉन्ग है ये मैं कह सकूं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस समय का। इसके अलावा आर्टिकल 29 आप लोग थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि आर्टिकल 29 की बात आई इसमें। तो आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ को, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट डियर ऑफ हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, उनको रिजर्वेशन, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, एडमिशन्स की बात करती है। नो सिटीजन सेल बी एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट और रिसीविंग एड्स, ठीक है, जिसको कि रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के आधार पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। ये चीज़ आर्टिकल 29(2) बोला गया। और ये चंपक्कम दोराइजन केस है, ये इसमें आर्टिकल 29 के प्रोविजंस 2 को ही एक आधार बनाया गया, ठीक है, कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इसके अलावा आर्टिकल 14, क्योंकि जब हमने संविधान बना रहे थे तो इन सभी चीज़ों पे हमने ध्यान दिया कि राइट टू इक्वलिटी की बात की, जिसमें रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस, जिसको हम लोग RRCSP कहते हैं, इसके आधार पर सभी को किसी के साथ ये ना हो। इसके अलावा आर्टिकल 17 से एबोलिशंस, अनटचेबिलिटी का जो आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी उसकी बात की गई। आर्टिकल 18 में
टाइटल्स को एबोलिश किया गया। एंड आर्टिकल 335 तो मैंने आपको बता ही दिया, आर्टिकल 46 भी मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आर्टिकल 16 भी और आर्टिकल 15 भी मैंने आप लोगों को लगभग बता दिया। और इससे ऐसा नहीं है, एक चीज़ मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुई है इस तरह की केसेस। जो मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, केस है वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस है, ठीक है। इसमें जो है एक मिलर कमेटी बनी थी लेस्ली सी मिलर के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें जो ये चीज़ कही गई, और मैंने आपको जो वसंता की जो स्टेटमेंट सुनाई है, कोएफिशिएंसी इज वेरी मच ऑन द लिप्स ऑफ द प्रिविलेजेस व्हेनेवर रिजर्वेशन इज मेंशन, ठीक है। इसके अलावा एम नागराजन केस है, इसमें भी कुछ चीज़ें बताई गई, जैसे कि एम नागराजन केस में जो आप लोग अभी सुनते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो प्रोमोशंस में दिया जाए या नहीं जाए, उस केस में उसने बताया गया था कि ओबीसीज के केस में कि जो क्वांटिजेबल डाटा ऑन बैकग्राउंड की उनको देना है कि नहीं देना है, ये क्वांटिजेबल डाटा ऑन बैकग्राउंड किस ओबीसी को देना है, किस ओबीसी को देना है, इसकी बात कर रहा हूँ, ओनली नॉर्मल रिजर्वेशन। तो क्वांटिजेबल डाटा, इरेडुकेंट रिजर्वेशन ऑन जॉब्स एंड एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट, इन सभी चीज़ों को देखा जाएगा। और एससी एसटी के लिए ऐसा कोई डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये एम नागराजन केस में बताया गया था। इसके अलावा मंडल कमीशन आपको पता होगा कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए मंडल कमीशन 1979 में आया, मोरारजी देसाई की सरकार में 1980 में इसने अपना रिपोर्ट पब्लिश किया। और एट लास्टली जो है इसके चेयरमैन आपको पता होगा बीपी मंडल है। आर्टिकल 340 की बात होती है इसमें कि जो भी एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनको एडवांसमेंट की बात की गई, ठीक है। एट लास्टली जब 1990 में बीपी सिंह की सरकार आती है तो ये सभी चीज़ें होती है, ये बेसिक चीज़ आपको पता होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसेंटली जो केस मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अलाउड स्टेट टू मेक कोटा विद इन कोटा फॉर सुप्रीम कोर्ट। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने एक होलिस्टिकली हम लोग डिस्कस करने की कोशिश की कि आखिर क्या ये केस है, ठीक है, और किस तरह से जो आपका चिनैया वर्सेस आंध्र प्रदेश केस है, और ये केस 5 जजेस की बेंचेस की केसेस है, इसीलिए इसको हायर जजेस केसेस में ये किया गया। और शेड्यूल कास्ट का हम लोग नेचर देखें कि ये होमोजेनियस एक ग्रुप है, अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट कहती आ रही, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैंने जो भी डाटा आपको बताया, जो भी फैक्ट्स बताए, वो सारे जो मैंने सुप्रीम कोर्ट्स के जो जजमेंट्स हैं उनको मैंने कोट किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको कोट किया। मैंने कुछ अपने से नहीं बताया, खुद से मैंने नहीं बताया। इसके अलावा जो सर्वे हुए वही चीज़ को बताया। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने सबसे पहले जो बताया आपको, इसमें मैंने क्या बताया, इसमें मैंने यही बताया कि जो रिसेंट के केस में जो थर्सडे को जजमेंट आया अरुण मिश्रा के द्वारा हेडेड 5 जज बेंचेस के केसेस, उसमें जो बातचीत की गई उन सभी चीज़ों को बताया कि सब कैटेगराइजेशन की बात की गई। इसके अलावा मैंने आपको ये उनके पूरे जजमेंट की बात की। इसके अलावा मैंने चिनैया और आंध्र प्रदेश वाले मैंने बात की, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। इसके अलावा हम लोगों ने, जैसा मैंने आपको बताया, जो सर्वे मैंने बताया, इन सर्वे को भी हम लोगों ने देखा। जर्नल सिंह के केसेस में देखा कि किस तरह 2005 के बाद 2018 में ये चीज़ कहा गया कि वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमी लेयर इसी केस से आता है, जनरल सिंह के केस से। और इसी को ये जो पंजाब की केस ने इसको आधार भी बनाया। और ये चीज़ अभी गवर्नमेंट ने इसको अभी रिव्यू में डाला हुआ है और इसको पेंडिंग ही है अभी। इसके अलावा ये भी हमने देखा कि चिन्मया केस में शेड्यूल कास्ट किस तरह से एक टोटली ग्रुप है, और इनको जो भी बेनिफिट्स दी गई है वो उनके किस आधार पे दी गई है, कि उनके जो एक्सप्लोइटेशन है, जो अनटचेबिलिटी, उसके आधार पे दी गई। और हमने ये एन एम थॉमस की भी बात की कि शेड्यूल कास्ट आर नॉट कास्ट, दे आर क्लासेस। इस तरह हमने एक होलिस्टिक चीज़ों को देखने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। पूना पैक्ट की बात आपको पता होगा कि 1932 में कॉमनवेल्थ अवार्ड आता है, फिर पूना पैक्ट आता है, फिर गांधी और आपके बैठ जाते हैं, आपके भूख क्या बोलते हैं उसको, भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं। आखिरकार डॉक्टर अम्बेडकर, और ये डॉक्टर अम्बेडकर को हमेशा रिग्रेट रहा कि उन्होंने पूना पैक्ट पे साइन किया। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, ये जो मैं एक स्लाइड बना के रखा था कि देखो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, इसमें भी जो है जो थर्ड जेंडर है उनको कुछ स्पेशल राइट्स जो है देने की बात की गई है। इसके अलावा विशाखा एंड अदर्स वर्सेस केसेस, इन सभी केसेस को मैं अलग से एक एक करके लाऊंगा। 1997 में ये केसेस होती है, जो भंवरी देवी केस है राजस्थान की, ठीक है। इसके आधार पर एक PIL दाखिल किया जाता है, जिसपे फंडामेंटल राइट्स, लोगों जो वोमेन्स है उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है, क्योंकि उनको एक अच्छा माहौल नहीं मिल रहा था वर्किंग का। इन सभी चीज़ों को एड्रेस किया गया। आफ्टर मैथ ये हुआ कि सेक्सुअल हरासमेंट के कानून बनाए गए, फिर विशाखा गाइडलाइंस लाया गया। इन सभी चीज़ों को
हम लोग देख चुके, आर्टिकल 15, 16, 26 इन सभी चीज़ों को देख ली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।